नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। तो आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री के वादे के अनुसार दिवाली से पहले केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। 22 सितंबर से रोजमर्रा की चीजें और गाड़ियां होंगी सस्ती। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म से आम आदमी को होगा फायदा। सस्ती होगी पढ़ाई से लेकर दवाई। अगली पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म्स पर प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। कहा, आम आदमी का जीवन होगा आसान, देश की अर्थव्यवस्था भी होगी मजबूत। एनडीए का आज आधे दिन के लिए बिहार बंद। विपक्षी दलों के मंच से प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे जाने के खिलाफ होगा प्रदर्शन। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर के पीएम से द्विपक्षीय वार्ता। आज दोनों देशों के आपसी हित और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी बातचीत। और खेल की खबरों में हॉकी एशिया कप में सुपर 4 में आज भारत और मलेशिया की भिड़ंत। कल पहले मुकाबले में भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन कोरिया के साथ खेला था ड्रॉ। और आइए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वादे को पूरा करते हुए जीएसटी काउंसिल ने नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स को कर दिया है, जो इस महीने की 22 तारीख से लागू हो जाएंगे। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने केंद्र के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के प्रस्ताव पर चर्चा की और रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करने के लिए जीएसटी में बड़े बदलाव कर दिए। जीएसटी परिषद ने 12% और 28% के कर स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% की दो कर दरों को रखा है। साथ ही पुरानी 5% की कर दर को शून्य कर दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि उत्पाद में इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर जीएसटी दर 12% से घटकर 5% तक कर दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि आम आदमी को सरकार ने बड़ी राहत दी। सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। वहीं 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटकर शून्य कर दी गई है। तो वहीं कई दवाइयां, औषधियों की कीमत 12% से घटकर 5% पर आई। लेकिन तंबाकू उत्पादों सहित कई जो ऐसे अन्य प्रोडक्ट्स हैं, उस पर 40% से जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी काउंसिल के फैसले पर खुशी जताई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के दौरान मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी। केंद्र सरकार ने व्यापक जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाने, प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जीएसटी काउंसिल, जिसमें केंद्र और राज्य शामिल हैं, उसने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों को प्रस्तुत जो प्रस्ताव है उस पर सहमति जताई, जिससे आम आदमी, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिला और युवाओं को लाभ होगा। व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे। सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारी और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी को सुनिश्चित किया जाएगा। सार्वजनिक मंच से बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किए जाने के विरोध में आज आधे दिन के लिए बिहार बंद रहेगा। बीजेपी समेत एनडीए के घटक दलों की महिला शाखा की ओर से ये बंद किया जाएगा। बीजेपी में इसे लेकर जबरदस्त आक्रोश है। इस मामले में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। बिहार बंद के दौरान आपातकालीन सेवाओं और रेल परिचालन को इससे बाहर रखा गया है। बीजेपी महिला मोर्चा के मुताबिक बंद का उद्देश्य
जनता में असुविधा फैलाना नहीं, बल्कि विपक्ष के अस्वीकार्य व्यवहार का लोकतांत्रिक विरोध दर्ज करवाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच आज दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता होनी है। इस दौरान दोनों देशों के आपसी हितों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में लॉरेंस वोंग की ये पहली भारत यात्रा है। लॉरेंस वोंग की यात्रा भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। ऐसे में ये यात्रा कई मायनों में खास हो जाती है। इस यात्रा में सिंगापुर पीएम के साथ उनकी पत्नी और सिंगापुर के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। सिंगापुर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है, जिसमें हमारी एक्ट ईस्ट नीति भी शामिल है। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया जाएगा। खबर पंजाब से, जहां भारी बारिश की वजह से बाढ़ में डूबे जिलों की स्थिति का जायजा लेने के लिए गए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब का दौरा करेंगे। शिवराज आज अमृतसर पहुंचेंगे और वहां से सीधे बाढ़ पीड़ित किसानों से मिलने जाएंगे। किसानों से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे, जिसमें मौजूदा स्थिति को लेकर बातचीत और किसानों को मदद पहुंचाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा होगी। इससे पहले हुए एक बैठक में कृषि मंत्री ने पंजाब के कई इलाकों में बाढ़ के हालात और फसलों के नुकसान को लेकर चिंता जताई थी। साथ ही कहा था कि वो खुद स्थिति का जायजा लेने पंजाब जाएंगे। पंजाब इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में है। भारी बारिश और नदियों के उफान ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए। पंजाब के सीमावर्ती जिलों में आई बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें डूब गईं और कई गांवों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। फिलहाल पंजाब समेत कई राज्यों में राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन हर संभव मदद करने की कोशिश में जुटा हुआ है। अमृतसर में 35,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए, वहीं फिरोजपुर में 24,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य से अब तक करीब 15,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। पंजाब के सभी 23 जिले अब बाढ़ से प्रभावित हैं। और खबर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से, जहां कल शाम एक बड़ा हादसा हुआ। लिस्बन में एक इलेक्ट्रिक स्ट्रीट कार पटरी से उतरी, जिससे 15 लोगों की मौत हुई, 18 घायल हुए। घायलों में 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में कई विदेशी पर्यटक बताए जा रहे हैं। हादसा कल शाम स्थानीय समय अनुसार 6 बजे हुआ। हादसे का कारण स्ट्रीट कार का जो सपोर्टिंग केबल है, उसका टूटना बताया जा रहा है। केबल टूटने से ट्रेन तेजी से ढलान पर लुढ़कती चली गई और एक इमारत से टकराकर पलट गई। ये इलेक्ट्रिक स्ट्रीट कार पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय थी। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर कल रात बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया, जिसमें देश भर में ऊर्जा और परिवहन ढांचे को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि 500 से ज्यादा ड्रोन और कई मिसाइलें दागी गईं, जिनमें कीव, लवीव और वॉलन सहित 9 क्षेत्रों में 14 ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि उसने 430 ड्रोन और 21 मिसाइलों को रोका। मध्य कोरोवराद क्षेत्र में जिनम्यांका के प्रमुख रेल केंद्र पर हुए हमले के बाद 4 रेलकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 28 घर भी क्षतिग्रस्त हुए। संघर्ष के बीच हाल ही के महीनों में रूस का यूक्रेन पर यह सबसे बड़ा समन्वित हवाई हमला माना जा रहा है। खबर बिहार के राजगीर से, जहां खेले जा रहे हॉकी एशिया कप में भारतीय टीम आज सुपर 4 में मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। इससे पहले कल सुपर 4 ने अपने पहले मैच में भारतीय टीम को कोरिया के खिलाफ मुकाबले में 2-2 से ड्रॉ खेलना पड़ा। मैच का पहला क्वार्टर 2-1 से कोरिया के नाम रहा। मैच में भारतीय टीम ने शुरुआती बढ़त जरूर हासिल की और हार्दिक ने मैच के पहले ही मिनट में गोल कर टीम को 1-0 से आगे किया, लेकिन इसके बाद कोरिया की टीम ने पेनल्टी स्ट्रोक और पेनल्टी कॉर्नर के माध्यम से गोल कर 2-1 की बढ़त बना ली।
दूसरे और तीसरे क्वार्टर में दोनों से कोई भी गोल देखने को नहीं मिला। चौथे क्वार्टर में भारतीय टीम की तरफ से आक्रामक खेल दिखा और मनदीप ने गोल कर स्कोर को 2-2 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। और सांकेतिक भाषा के इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।